तो हमारी जो हमारी बॉडी है वो एग्जैक्टली हम मर जाते हैं, उसके बाद हमारा जो हमारी सॉल है वो एग्जैक्टली रिलीज नहीं हुई होती है, वो कॉजल बॉडी और सब्टल बॉडी से बंधी हुई होती है। जब हम ये तीनों शरीर से मुक्त हो जाते हैं तब हमें रियल जो मोक्ष कहते हैं हम, वो हमें मिलता है। पर ये इसीलिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि बस हम सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग, पर उनको मालूम नहीं होता है कि सुसाइड कोई भी ये हल नहीं है उसका। सिर्फ सुसाइड करने से उनको सिर्फ फिजिकल बॉडी से उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन सब्टल बॉडी और कोजल बॉडी से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये सब्टल बॉडी और कोजल बॉडी से कब मुक्ति मिलती है? तो फिजिकल, जब हम हमारी सब फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल बॉडी से हम जो भी कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सब एक्टिविटी पे हम मीन्स वो सब एक्टिविटी से हमें डिटैच हो जाए हम, तो हमें फिजिकल बॉडी से मुक्ति मिल जाती है। फिर हमें ऐसा हो सकता है कि हमें फिर से यह जन्म ना लेना पड़े इन फिजिकल बॉडी। पर जो सब्टल बॉडी से जो कर सकते हैं, जैसे कि सब्टल बॉडी से ही इमेजिनेशन, फीलिंग, वो सब सब्टल बॉडी से होता है। तो वो सब भी अगर चला जाए तो फिर हमें सब्टल बॉडी से मुक्ति मिलती है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। हम जो भी फिजिकल बॉडी से कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी से हम क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हम वर्क, मूवमेंट, नहीं, हम अटैच होते हैं अच्छे अच्छे खाने से, हमें अच्छा अच्छा खाना पसंद होता है। तो मान लो कि किसी की बॉडी ये करना चाहती है, कोई पर्सन है वो ये करना चाहता है, तो वो बार बार पृथ्वी, ये अर्थ पर जन्म किस लिए लेगा? बस वही करने के लिए लेगा। मतलब कि ये फिजिकल बॉडी से हम जो भी प्लेजर ले सकते हैं, अगर उससे हम डिटैच हो जाए तो फिर हमारा फिजिकल बॉडी हमारा मुक्त हो जाता है। ओके। और ये फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करता है, सब्टल बॉडी सपोर्ट करता है। फिजिकल बॉडी तो उसका सिर्फ क्या है, वो एक टूल है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन उसको मेन कराने वाला कौन है? सब्टल बॉडी है। तो जब ये तो यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए सर, यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए अगर हम ऐसे समझें कि अगर हमें किसी से मेंटल बॉडी से वो इमोशंस आ रहे हैं और फिजिकल बॉडी उससे हमें काम करवा रही है, अगर हमें किसी से नफरत है तो वो इमोशन जो है वो वहां से आ रहा है सटल बॉडी से, और फिजिकल बॉडी सिर्फ वो हमें एक्शन करवा रही है। राइट, सही है। हाँ सही है। ओके, है ना? तो जब तक सब्टल अंदर से सब जब ये सब इच्छाएं ख़त्म नहीं होगी तब तक सब्टल बॉडी है वो ख़त्म नहीं होगा। फिजिकल बॉडी तो सिर्फ मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से सब्टल बॉडी को अभी भी प्यास है वो सब प्लेजर लेने की। सर हाँ सर, ये जैसे जैसे सब्टल बॉडी में चक्रा आ गए, सातों चक्रा, तो पर कॉजल बॉडी में क्या क्या है? कॉजल बॉडी में कुछ नहीं है। कॉजल बॉडी सिर्फ ये, कॉजल बॉडी में कुछ नहीं आता है। मैं पूछ रही हूँ कि आई एम नॉट क्लियर कि ये कॉजल बॉडी का, ये सब्टल बॉडी कॉजल बॉडी का पार्ट है क्या? नहीं, वो तीनों अलग है। कॉजल बॉडी, सब्टल बॉडी और ये फिजिकल बॉडी तीनों अलग है। कॉजल बॉडी है वो क्या है? कॉजल बॉडी वो सिर्फ ये दोनों को जन्म देने वाला है। फिजिकल बॉडी और सब्टल बॉडी को जन्म देने वाला कॉजल बॉडी है। फिजिकल बॉडी और सब्टल बॉडी तो हमारे ये ऑरा, चक्रा, ये सारे हो गए।
है, और फिजिकल बॉडी वो है जो हम उसको छू सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, हमारा जो हम हाँ जो टूल है जिसे हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी मतलब देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। और तो हाथ पैर, ये कॉजल बॉडी नहीं समझ में आई सर। कॉजल बॉडी मतलब ऐसी डिजायर के जिसे पूरे करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मैं ये डिजायर मेरी ऐसी है कि इसे पूरे करने के लिए मुझे अगर 1000 जन्म लेने पड़े तो भी मैं लूँ, तो वो ऐसी जो डिजायर है वो हमारी कॉजल बॉडी में होती है। तो सबसे सबसे मुश्किल है हमारी कॉजल बॉडी से छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। Causal body means sir, reason for being born. Is it like body of our dreams? या बॉडी ऑफ आवर ड्रीम, जिसके लिए हम बहुत सारे जन्म लेने के लिए तैयार है। और कभी कभी नहीं बोलते कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी डिज़ायर होती है जिसे जब वो डिज़ायर हमारे आसपास हो तो हम हमारे अंदर से वो आवाज़ भी आती है कि इसके लिए तो मैं कुछ भी अगर मुझे 1000 जन्म लेने पड़े तो भी मैं लूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉजल बॉडी में हमारी आत्मा की आवाज जो हमारी सोल बोल रही है। नहीं वो नहीं है, वो सोल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बॉडी है, बॉडी और सोल दोनों चीज अलग है ना। सर मन कह सकते हैं इसको, जैसे मन को हम देख नहीं सकते लेकिन मन ही सारी डिजायर्स करता है, सारी इमोशंस लाता है ना, तो वो तो सटल बॉडी का पार्ट नहीं हो गया। सटल बॉडी का पार्ट हो गया। इमेजिनेशन लाता है, फीलिंग्स लाता है, इमोशंस लाता है, तो वो तो सटल बॉडी का पार्ट हो गया। सटल बॉडी का पार्ट हो गया। ये तो कॉजल बॉडी तो देखो ना, कॉजल बॉडी हम ये ऐसी ही डिजायर के जिसके लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, बार, और वो डिज़ायर मान लो कि मेरी अभी कोई ऐसी डिज़ायर है कि वो अगर अगले 4-5 जन्म में पूरी नहीं होगी तो भी मैं उसके बाद 6 बार जन्म लूँगा, बार उसके लिए मैं पेन लूँगा इस धरती पर। वो है कॉजल बॉडी। इसलिए कॉजल बॉडी से मुक्त होना सोल को काफ़ी मुश्किल है। सर मैं एक बात बोलूं, वो मेरे ख्याल से जो ये कैजुअल बॉडी है ये वो होती है जैसे कि हम तप कर रहे हैं या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारा पूरा नहीं होता, वो स्टिल रह जाता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। Received Paytm payment of 500 rupees. फिर भी पूरा नहीं होता तो फिर हम नया जन्म लेते हैं। वो आई थिंक इज कैजुअल बॉडी। इज इट दैट? हाँ, कॉजल बॉडी का आप ऐसा ही मान सकते हो को समझो ना, ऐसी डिज़ायर के जिसके लिए ऐसी छोटी मोटी डिज़ायर नहीं। देख लो फॉर एग्जांपल जैसे लता मंगेशकर थी सर, जो उसको वो थी गाना जो उसका था, और भी बहुत सब लोग गाते हैं, लेकिन जो लता मंगेशकर को आवाज मिली थी और जो उसको प्रेज मिली है वो तो किसी और को नहीं मिल पाई ना, तो वो क्या कैजुअल बॉडी में है वो? हाँ वाह, हाँ ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसी डिज़ायर, मान लो कि कुछ लोगों में ऐसी डिज़ायर होती है ना कि सर वो महाभारत में एक जन थी ना जिसने बोला था कि मैं भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए जन्म लूंगी, तो वो एक रीजन जैसे हाँ ऐसा कि मैं भीष्म पिता को मारूंगी ही तो ही मतलब मैं उसके लिए जन्म लूंगी, मतलब रीजन एक कॉज था उसके लिए। हाँ, इसे कारण शरीर भी कहते हैं। हाँ वही क्योंकि वो में कारण बोले ना, कॉजल इंग्लिश में बोले, वही बोल रही हूँ। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि एक रीजन होता है, जो बॉडी में एक रीजन होता है, इसलिए उसे कॉजल बॉडी नाम दिया है, क्योंकि वो एक स्पेशल कारण के लिए ही वो जिंदा वो होता है, वो बॉडी होता है, इसलिए उसको कारण शरीर बोला गया है। तो उससे तो सोल, सॉरी सर, हाँ, और सर सोल किस में होती है, कौन सी बॉडी में सर फिर हम सोल को लेंगे? सोल तो ये तीनों बॉडी में सोल है वो सबटल
मुझे मुझे जो थोड़ा सा क्लियर हुआ है वो मुझे लग रहा है वो ये है कि सबटल बॉडी इज द बॉडी ऑफ माइंड, जिसमें एक फिजिकल बॉडी जिसको जिंदा रखती है, बस ये है सबटल बॉडी। एंड जिसमें टुगेदरनेस ऑफ कैजुअल बॉडी होता है, जिसमें ट्रांस माइग्रेटिंग सोल को जिसमें सेपरेट करा जाता है ग्रॉस बॉडी के अंदर। अपॉन डेथ, मतलब जैसे डेथ, मतलब मेरे को जो ऑनलाइन जो भी समझ में आया मेरे को वो लग रहा है थोड़ा सा। हाँ वही आप टुगेदर द कैजुअल बॉडी इट इज द ट्रांस माइग्रेटिंग सोल और जीवा सेपरेटिंग फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी अपॉन डेथ, इसे कुछ करके है। सबटल बॉडी है वो सोल को फिजिकल बॉडी से मुक्त कर देती है। राइट, हाँ जी। और हमारे जो संस्कार है वो सब रखती है, कीप्स बॉडी अलाइव, हमारे जो बॉडी को मतलब दोनों जिंदा रखती है। हाँ, सबटल बॉडी है वही फिजिकल बॉडी को जिंदा रखती है वो, तो आत्मा है वो सबटल बॉडी के साथ होती है। और सबटल बॉडी है वो सॉरी मैं क्या कहना चाहता था, नॉट मी। ओके चलो What I read about that casual body, यानी कि जो हमारी causal body जो आपने बताई है, what it means कि ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल और एस्ट्रल, यानी कि फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी की, और इसमें हमारे पास्ट के थॉट्स और हैबिट्स आते हैं एग्जिस्टेंस को लेके। हाँ ऐसा ही कुछ लिखा है, कारण शरीर और द कैजुअल body is merely the cause or seed of the subtle body and the physical body. हाँ, it has no सॉरी हाँ बोल सकते हैं, अलका जी बोलिए। सर मेरा ये कहना था कि जो स्थूल बॉडी होती है उसमें हमारी आत्मा रहती है, और जो सबटल बॉडी होती है वो हमारी अलका जी आपके पीछे से आवाज़ भी आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? ओके कोई बात नहीं, चलो अभी मैंने सबको समझा दिया है, कोई बात नहीं है। फिर अभी सबटल बॉडी और तो कॉजल बॉडी, इन शॉर्ट कि कॉजल बॉडी मतलब हमारे ऐसे ड्रीम्स या ऐसी डिज़ायर जिसके वो एक, इसीलिए उसकी डेफिनेशन में भी वो लिखा है कि ये सबटल बॉडी और ग्रोस बॉडी का एक बीज है। मतलब कि कॉजल बॉडी है वो हमारे फिजिकल बॉडी और सबटल बॉडी को जन्म देता है और कुछ नहीं है। तो जब तक ये हमारी जो सारी डिज़ायर है बहुत ही डीपली वो डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे आसान है आत्मा को छूटना, सबसे आसान है फिजिकल बॉडी से छूटना आसान है, उससे आसान है सबटल बॉडी से, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है कॉजल बॉडी से, क्योंकि कॉजल बॉडी में हमारे जो सोए हुए जो ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं वो होते हैं। इसलिए ये कॉजल बॉडी से हमारी सोल को मुक्त होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये तीनों बॉडी से जब हमारी आत्मा मुक्त होती है उसके बाद हमें मुक्ति मिलती है, हमें जिसे कहते हैं ना हम मोक्ष मिल गया। और हम कैसा करते हैं, हमारे घर में अगर घर परिवार में कोई मर जाता है तो भी हम कह देते हैं कि ये तो स्वर्ग चले गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, स्वर्ग पर जाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो मेन समझाना मेरा मेन यही था कि ये तीन बॉडी है, उसमें हमें फिजिकल बॉडी से मुक्त होना काफ़ी आसान है, और उससे ज़्यादा मुश्किल है सबटल बॉडी से, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कॉजल बॉडी से। और कॉजल बॉडी को अगर मैं समझाऊँ तो कि मान लो कि कॉजल बॉडी का एक एग्जांपल ये दूंगा कि जब हमारी उम्र होती है प्यार करने की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा प्यार है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वो इतनी डीप डिज़ायर होती है कि हमें अंदर से ही फील होता है वो टाइम पे कि ये नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ये करने के लिए शायद मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
और मोस्टली सब एक दूसरे से ऐसा डायलॉग बोलते ही है कि ये जन्म में मैं तुम्हें नहीं पा सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुमको पाके रहूँगा। तो ये वाली जो डिज़ायर है कि जिसके लिए हम दूसरा जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरी बार ये सब पेन झेलने को तैयार है, पेन लेने के लिए तैयार है, ऐसी ही डिज़ायर है वो कॉजल बॉडी में होती है हमारी। तो ये है, इसीलिए कॉजल बॉडी से सर अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया है। है ना, कॉजल बॉडी से मुक्त होना काफ़ी बिल्कुल मुश्किल है। सर। हाँ यस हाँ सर, अब क्लियर है, थैंक यू। या बिल्कुल क्लियर है सर पॉइंट। तो अभी हम देखते हैं कि जो चक्रास है वो है सब्टल बॉडीज़ के पार्ट। तो ये चक्रा वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। चक्रा को अगर समझ लिया तो एक हीलिंग प्रैक्टिस करनी है, या हमें आसानी से किसी की वीकनेस या स्ट्रेंथ समझनी है, तो ये चक्रा वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बस इसमें ऐसे कोई न्यूमरोलॉजी जैसी कोई लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, एस्ट्रोलॉजी जैसी भी कोई डीप में रीडिंग नहीं करनी है। बस एक सिंपल सा एनालिसिस करके हम जान सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है और एक अच्छी रेमेडी दे सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मीन्स के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सब फाइनली करते तो क्या है कि सबकी एनालिसिस ही करते हैं और एनालिसिस करके रेमेडी देते हैं। और इससे बहुत सारा प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि अगर आपका ये चक्रा वीक है तो आपके साथ ये हो सकता है। हाँ, ये है कि हम शायद टाइमिंग हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एज ए प्रेडिक्शन टूल भी मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ चक्रा को, कि अगर ये चक्रा आपका वीक है तो आपकी लाइफ में ये इवेंट होगी, लेकिन शायद इतना परफेक्टली ये इवेंट कब होगी वो हम नहीं जान सकते। लेकिन प्रेडिक्शन के लिए भी मैं तो ये टूल यूज़ करता हूँ। तो इसमें जो 7 चक्रा है उसमें सबसे फर्स्ट चक्रा है वो है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा है वो हमारे सब्टल बॉडी में, ये जो हमारी सब्टल बॉडी है वो भी फिजिकल बॉडी की तरह ही होती है। हमारा जैसा शेप होता है वैसा ही सब्टल बॉडी का शेप होता है। तो वो सब्टल बॉडी में हम जो जहाँ से एक्सक्रिएशन होती है हमारी, हम जो एक्सक्रिएशन जहाँ से करते हैं वहाँ वो पार्ट पे मतलब वो जो ऑर्गन होते हैं वहाँ होता है ये रूट चक्रा। हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कोड होता है या टेल बोन होता है उसके सबसे नीचे इसका लोकेशन होता है रूट चक्रा। अभी इसका कलर है रेड कलर है। तो इसको रूट चक्रा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 7 चक्रा का रूट है। मतलब कि अगर ये चक्रा ही इम्बैलेंस होगा तो फिर आगे के चक्रा है उनको फाउंडेशन नहीं मिलेगा, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़े से इम्बैलेंस होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको बैलेंस होने के लिए ये चक्रा है वो बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो ये चक्रा का काम क्या है हमारी बॉडी में? हमारी फिजिकल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो रूट चक्रा से पता चलती है। मतलब कि अगर मान लो कि रूट चक्रा बिगड़ा हुआ है तो फिर इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है वो बुरी होंगी। अभी मान लो कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो मतलब
कि उनके जो चक्रास है वो बैलेंस ही होंगे, तो भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो अगर ये चक्रा है वो हमारे बॉडी में, इसके हमारे बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है? तो देखो, जो चक्रा जहाँ सिचुएटेड है उसके आसपास के जो ऑर्गन है उनको ही वो अफेक्ट करेगा। तो और ये चक्रा है वो ये हमारे बॉडी को एक स्टेबिलिटी देता है। तो स्टेबिलिटी देने वाला हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है मालूम है? बॉन जिसे कहते हैं, उसका सिस्टम उसे क्या कहते हैं? मेडिकल वालों को, अगर कोई मेडिकल वाला हो तो उनको मालूम होगा। मुझे एनाटॉमी नो नहीं बोन स्ट्रक्चर होता अच्छा, है। बोन का नाम, ओके। नहीं, स्केलेटन सिस्टम। हाँ स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम वो रूल बाय रूट चक्रा। अगर रूट चक्रा अच्छा नहीं होगा तो वो उनको बहुत सारे जॉइंट पेन होंगे, बार बार होते रहेंगे। किसी लोगों को साइटिका का बार बार साइटिका हो जाता है क्योंकि उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है? रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। जब भी अभी मान लो जिनको स्लिप डिस्क है वो भी ये इसी में काउंट होएगा। हाँ, इसी में अगर मान लो कि आप जब भी कोई रिपोर्ट करवाते हो, रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मान लो कि आपके जो चक्रास है वो बिगड़े हुए हैं। क्योंकि मोस्टली चक्रास अगर बिगड़े हुए हैं तो उससे जो डिसीज होंगे वो मोस्टली रिपोर्ट में नहीं आते हैं, है ना। तो अगर ये चक्रा अभी सबसे ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, कहीं से भी आप चक्रा को सीख लो, अगर पे करके सीखोगे तो भी ये कोई नहीं सिखाएगा कि अगर आपका ओवर एक्टिव है कोई चक्रा तो क्या होगा और अंडर एक्टिव है तो क्या होगा। अंडर एक्टिव मतलब हम इसे ब्लॉक या अंडर एक्टिव दोनों सेम रहेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ओवर एक्टिव ना हो, है ना। तो ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये चक्रा है वो फाइनेंस, हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये चक्रा हमें रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी। तो अगर किसी का ये चक्रा ओवर एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो काफ़ी ओवर सिक्योर हो जाएगा, उसको लाइफ में सिक्योरिटी के अलावा और कुछ लाइफ में सोचेगा ही नहीं। फिर वो लाइफ में कभी क्या नहीं कर पाएगा। अगर कोई पर्सन ज़्यादा ओवर सिक्योर हो जाएगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, और वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा दूसरे पे। हाँ, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और क्या नहीं कर पाएगा, डरता रहेगा। और हमेशा डरता रहेगा और भी कुछ होगा। वो नहीं ले पाएगा, रिस्क नहीं ले पाएगा। हाँ, रिस्क नहीं ले पाएगा। और सबसे बड़ी कि ये सिर्फ पैसा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। हाँ, किसी का पैसा जमा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कि इसको मालूम है कि मैं 1 करोड़ अगर कमा लेगा, उसे मालूम है कि 1 करोड़ से भी मैं मुझे अगर कुछ भी होगा तो मेरे परिवार का काम चल जाएगा, लेकिन तो भी वो ज़्यादा कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ओवर सिक्योर हो जाएगा, वो लालची हो जाएगा। हाँ, लालची भी हो सकता है, ग्रेडी हो जाएगा, ग्रेडी हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ओवर एक्टिव होगा तो ये होगा बस। और दूसरा ये कि ये किसी को पैसा नहीं देगा, किसी को हेल्प नहीं करेगा, फाइनेंशियली किसी को हेल्प नहीं करेगा, कंजूस हो जाएगा। हाँ, तो ज्यादा मनी माइंडेड हो जाएगा। हाँ, मनी माइंडेड हो जाएगा। तो ऐसे मैंने बहुत लोग ऐसे देखे कि जिनको रूट चक्रा काफ़ी ओवर एक्टिव होता है, कि ये लोग सिर्फ तो हर जगह इनका फिर क्या होगा, हर कंडीशन को, लाइफ की हर सिचुएशन में
पैसा कमाने का सोचेगा, हर सब चीज को पैसे के एंगल से देखेगा वो, है ना। तो ये ओवर एक्टिव मतलब कि चक्रा है वो ओवर एक्टिव भी नहीं होने चाहिए। और अगर अंडर एक्टिव होगा तो अगर जो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। नहीं, अंडर एक्टिव होगा तो वो पैसा ही नहीं कमाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी रूट चक्र का है सर, मेरे ख्याल कॉन्फिडेंस भी तो फिर कम हो जाता ना अगर रूट चक्र थोड़ा स्लो हो तो। नहीं, कॉन्फिडेंस का इसके साथ नहीं कनेक्शन है, कॉन्फिडेंस का कनेक्शन है दूसरे चक्र के साथ, वो आएगा तब मैं बताऊंगा। इसका ठीक है सर। ये चक्र का इनसिक्योर हो जाएगा, इमोशनल इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा इमोशनली। ये चक्र का कीवर्ड है सिक्योरिटी। मतलब कि फिर अगर अंडर एक्टिव है तो क्या है कि इसको कोई सिक्योरिटी की पड़ी ही नहीं है, इनको अगर अपने बाल बच्चे की भी पड़ी नहीं है, जो भी हो उनका कमाएगा नहीं। ये सब बेरोजगार होते हैं ना, इनका ये रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव होता है। फिर बोलते हैं कि सरकार अच्छा नहीं है, भी बोल सकते हैं। हाँ, अस्तित्व, सरकार अच्छी नहीं है, कहीं अच्छी नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, तेरा रूट चक्र ही ब्लॉक है, पूरा अंडर एक्टिव है। कंजूसी भी करेगा? नहीं, कंजूसी नहीं करेगा, कंजूसी ओवर एक्टिव में आएगा। तो है ना, इसमें क्या करेगा, ये पैसा ही नहीं कमाएगा सर, दूसरों पे डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड हो जाएगा, मतलब कि इसे ऐसा जरूरी इसे और जो हेल्प करेगा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलेगा। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान का ये चक्र है रूट चक्र। अगर आपका रूट चक्र अच्छा बैलेंस है तो आपको रोटी कपड़ा और मकान में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ओवर एक्टिव है तो फिर आप रोटी कपड़ा मकान को लेकर ही बैठ जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन और अंडर एक्टिव है तो आप रोटी कपड़ा मकान के लिए भी प्रयास नहीं करोगे जीवन में कभी भी, ऐसा है। तो जो लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी पैसा नहीं कमाते, तो मान लो कि उनका रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव है, और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रहे हैं, तो मान लो कि उनका रूट चक्र है वो ओवर एक्टिव है। तो ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और अंडर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस तो है ना। मतलब कि हमें जितना के लिए क्या करना है इसको, मतलब कि हमें कहना ये है कि हमें जितना ज़रूरी है उतना ही कमाना है। अगर उससे ज़्यादा कमाते हैं तो हमें दूसरों को हेल्प करना है उससे, तो हमारा रूट चक्र है वो बैलेंस होगा। अदरवाइज वो ओवर एक्टिव होगा या तो अंडर एक्टिव होगा। समझ गए? तो सर एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो मतलब फिल्दी रिच जो पीपल हैं वो भी कई बार मतलब मोस्ट इन माय फ्रेंड सर्कल टू आई हैव ऑब्जर्व जैसे वो फिल्दी रिच होते हैं बट स्टिल दे आर वेरी मच इनसिक्योर अबाउट देयर, मतलब तब भी वो माइजरली बिहेव करते हैं। तो क्या उनका रूट चक्र आप इसको ब्लॉक में डालेंगे या ओवर एक्टिव में डालेंगे? ओवर एक्टिव हो गया। ओके सर, थैंक यू। है ना, होते हुए भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक बात और पूछनी है। हेलो, हाँ बोलो। ये पूछना है कि सर अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए एज्यूम कि कोई मतलब बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस बैरन है। ओके सर, बिजनेस बैरन है बट आवाज चली गई आपकी। अरे ये मैडम की आवाज चली गई। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। सो ऐसे लोगों का भी ओवर एक्टिव होता है क्या? नहीं, आपकी आवाज बीच में चली गई थी तो पूरी स्टोरी तो हमने सुनी ही नहीं। अच्छा सॉरी,
मैं ये कह रही थी जो बिजनेस बैरन्स होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं सम पीपल हु ट्रीट देयर एम्प्लॉइज एज कमोडिटीज कि भैया आज हमारे काम आया, अगले दिन अगर कोई भी एनी ऊंच नीच हो गई या हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दे आर कंसिडर्ड लाइक जस्ट वेजिटेबल एंड दे चक देम आउट. I mean ruthlessly chucking out kind of thing, which I have seen. इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये लोग इस रूट चक्र रिलेटेड होते हैं या किसी और चक्र के रिलेटेड होते हैं? ऐसे लोग जो बहुत ही रूथलेसली दे ट्रीट बिकॉज दे आर बिकॉज उन लोग के पास मतलब अनगिनत पावर है पावर भी है. चक्र एक्सेसिव पावर को मिसयूज करते हैं ना. पावर का मिस यूज करते हैं वो इस चक्र से कोई लेना देना ही है, उसका अलग चक्र आएगा. उसका चक्र में नहीं आती. नहीं, पावर का जो मिस यूज करता है वो एक दूसरे चक्र के साथ उसका कनेक्शन है. यहाँ सिर्फ ये जो पैसा सुपीरियोरिटी नहीं होती, वो अंदर से उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. वो शो करते हैं कि दे हैव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. और सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर होंगे तो दे विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन देमसेल्व्स ना. They they have money but they don't spend it. They spend it only to show off, and they don't go beyond their roti kapda makan. You know, they may have power to expand also, but they don't expand themselves. So how do we? It is only that. Should I go ahead? How do we find out what are the symptoms or what are the ways we can find out कि किसी का रूट चक्र ब्लॉक है? रूट चक्र अंडर एक्टिव है, मतलब समझ लो ना कि अंडर एक्टिव है, मतलब ये समझ लो कि समीर भाई क्या कर रहे हो. अंडर एक्टिव है मतलब एक सिंपल सा मैंने कह दी कि अंडर एक्टिव है तो वो अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ा सा भी वो हाँ थोड़ा से भी कोई मेहनत नहीं करेगा. और ओवर एक्टिव है तो वो बस पैसा ही कमाएगा, कमाता ही जाएगा. अच्छा सर, अब एक चीज बताइए, अगर कोई ओवर एक्टिव है और वो मतलब उन्होंने जिंदगी भर एक केस है तो मैं पूछ रही हूँ, बहुत मतलब वो ऐसे हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरी की है जिंदगी भर एंड वो उन्होंने पैसा बचाया है, ठीक है, क्योंकि वो ये अर्निंग मेंबर थे. अब उनका ना अब एज हो गई है काफी, तो अब मैं देखती हूँ कि उनको ना पेट से रिलेटेड बहुत बीमारियां हो गई हैं. जैसे 5 या 6 साल हो गए उनको, तो उनके लूज मोशंस इतने हैं, वो बेचारे ठीक ही नहीं हो रहे हैं. तो मेरे एकदम से ध्यान में आया कि क्या ये भी एक कॉज हो सकती है कि और पैसे नहीं खर्चते वो बिल्कुल, जबकि अच्छा खासा पेंशनल आदमी है वो, बट ना तो वो पैसे अपने बच्चों पे खर्चते हैं. वो मतलब उनकी सिक्योरिटी को लेके इतने चिंतित हैं कि मैं मर जाऊंगा तो कल इनके पास पैसे होंगे नहीं होंगे तो मेरा ही पैसा काम आएगा. वो वो हो गया ना, ओवर एक्टिव. ओवर हो गए. तो क्या अगर रूट चक्र ओवर एक्टिव है तो उस चीज का हेल्थ पे ये पेट की हेल्थ पे असर पड़ता है? क्या डिसीज है उनको? सैक्रल से आएंगी ना ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं. क्या डिसीज है उनको? और भी कम कर दो प्लीज. उनको डिजीज है, 5 या 6 साल हो गए उनको रिटायर हुए और 5 या 6 साल से उनका पेट खराब है. तो मैं कभी देखती हूँ उनको, मैंने उन्हें जैसे, और वो इतने पैसे खर्च अपने ऊपर वो पैसे खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर पे जाना, खाना, बट अदरवाइज वो कुछ पैसा खर्च नहीं करते. इतना तो हो गया सब्जी. नहीं, पेट की बीमारी है तो वो फिर टमाटर अभी एक डाल देना. सोलर चक्र है. लक्ष्मी जी आप ये क्या बात, टमाटर के पानी में पकेगा. अदर्स प्लीज म्यूट. अरे यार, अपने फैमिली से जो बात कर रहे हो वो लोग अपने समझो थोड़ा, अपने आप को म्यूट करके बातें करो. जो यहाँ क्लास में सर मुझसे बात कर रहे हो वो अपने आप को अनम्यूट करो. अभी मुझे इसमें आता नहीं है कि सबको कैसे म्यूट करना होता है. थोड़ा समझो, डिसिप्लिन मेंटेन करो. एटलीस्ट अगर हमारे आगे पीछे किसी की आवाज़ आ रही है, हम किससे बात कर रहे हैं, मुझसे अगर बात नहीं कर रहे हो लेकिन घर में किसी और से बात कर रहे हो तो पहले म्यूट करो अपने आप को. क्लास में डिस्टरबेंस होता है. ओके चलो, कौन बोल रहा था? जो वो डिसीज वाली बात कर रहा था वो उनके वो बोले.
हाँ जी सर, राशि। हाँ सर हाँ, उनको 5 इयर्स 6 इयर्स हो गए रिटायर हुए हुए, और उनको तब से ही ये प्रॉब्लम है। उससे पहले वो अच्छे खासे वर्किंग थे, सब कुछ था, पर अभी 5-6 साल से उनको लूज मोशन ही बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने कहाँ कहाँ के डॉक्टर्स को नहीं दिखा दिया है, और स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, जो मुझे लगता है कि उनको ना सिक्योरिटी, मतलब हाँ उनके बच्चे उनके सामने रहते हैं, पर वो उनको अपने बच्चों को भी पैसे दे के राजी नहीं। हाँ हाँ, तो जो वो लूज मोशन मतलब एक्सक्रिएशन का पार्ट हुआ, तो एक्सक्रिएशन का जो पार्ट है हमारे बॉडी में वो रूट चक्र से गवर्न होते हैं। तो उनका रूट चक्र ही ओवर एक्टिव है, समझे। अब ओवर एक्टिव है तो लूज मोशन होगा, और अगर ब्लॉक है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। यहाँ लिखा ही है, ब्लॉक रूट चक्र कैन मैनिफेस्ट एज फिजिकल इश्यू लाइक आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होगा। ओवर एक्टिव होगा तो लूज मोशन होगा, और अंडर एक्टिव होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ओके पंकज सर, एक चीज बताइए, जैसे कुछ लोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एट टाइम्स ऐसा देखने, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, कुछ लोग घबराहट में जैसे कोई सडनली कोई चीज हैपन हो गई तो कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाता है, या वो तुरंत लू के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे वो बहुत सेफ एंड सिक्योर है अपनी लाइफ में, बट जब कोई सडन एक ऐसी चीज आती है तो दे गो फॉर लू, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या वो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी एकदम से क्या ये रूट चक्र ब्लॉक है, या देयर आर सम अदर सिम्टम्स ऑफ? हाँ, ऐसी कंडीशन में जब हमें लूज मोशन हो जाता है, या किसी को क्या कहते हैं उसे, यूरिन करना पड़ता है, तो उतने टाइम पे उसका रूट चक्र है उसको असर हुई है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सक्रिएशन सडनली ये हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका रूट चक्र है वो कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, कि किसी की कोई सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनका रूट चक्र है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातों में, या अगर हमें कोई जोर से चिल्ला दे तो नहीं होना चाहिए। तो जनरली छोटे बच्चों में ऐसा होता है, क्योंकि छोटे तो बाय डिफ़ॉल्ट छोटे बच्चे होते हैं, उनका रूट चक्र है वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि मत डालो उसमें हमारे जो नहीं सर, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सम अडल्ट बीइंग्स, जो लोग बड़े हैं। सब्जी ज्यादा हो गया, काट के रख दो फ्रिज में, कल बना लेंगे। लक्ष्मी मैम प्लीज म्यूट। पंकज सर, हाँ बोलो। हाँ वही मैं एक्चुअली, हाँ रुको, मुझे एक बात पहले कंप्लीट कर दो। हमारे जो चक्रा होते हैं ना, उनके एक्टिव होने के एक टाइम भी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके जनरली ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप टू 5 to 6 ईयर या 8 ईयर हमारा रूट चक्र है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुआ होता है जी, उसमें टाइम लगता है। हाँ ओके बोलो। हाँ मतलब सर, लेकिन जैसे तो मतलब ये मान सकते हैं कि अगर कोई अडल्ट बीइंग है जिसको सिम्टम, मतलब ऐसा कोई सिम्टम होता है सडननेस, भले ही वो सारा, तो या तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि पार्शियली कुछ वहाँ पे ब्लॉकिंग है, हाँ, मतलब इट इज नॉट कम्प्लीटली। हाँ, जब कोई इंटरव्यू में भी ऐसे बार बार किसी को पानी पीना पड़ता है या यूरिन करने जाना पड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका रूट चक्र है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है ना। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके चलो, तो मेरा आज अभी मेरा स्विच वर्ड्स का एक सेशन है, वो भी अभी मुझे लेना है, तो वो 7 बजे लेना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो अभी मुझे वो लेना है। तो अभी ये सेशन मुझे अभी यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। कल हम मिलते हैं 6 बजे। इसकी हीलिंग बताइए ना, अंडर एक्टिव वालों को क्या हीलिंग कर सकते हैं? हाँ वो सब बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो अभी तो बता दीजिएगा प्लीज आप अपना क्लास। हाँ अभी तो एक शॉर्ट में ये है कि अब रेड कलर की जो भी चीज़ें हैं, रूट चक्र को अगर बैलेंस करना है तो रेड कलर की जो भी चीज़ें हैं वो खाना है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सर कल भी क्लास रहेगी? हाँ 6 बजे, हाँ 6 बजे।
ठीक है सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। टाइम पे आएगी ना 6 बजे।